सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। तो पर्यावरण की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग कृषि और मृदा से संबंधित 2011 से 19 तक 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, सारे प्रश्न जेन्युइन हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और 7 से 8 ऐसे प्रश्न मैं बाद में आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो आप 30 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना अध्ययन, कितनी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आपका मिल रहा है या नहीं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी प्रक्रिया आपको एक साथ मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने मृदा और कृषि वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है वो लोग जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख लें। प्लेलिस्ट में रामबाण नाम से प्लेलिस्ट है पर्यावरण 2019-2021 का, उसको जाके देख लें। और मैथ की जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो भी जो है सजीवन बूटी के नाम से प्लेलिस्ट मैथ का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि MS स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। तो स्वामीनाथन क्या थे? वो कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे और स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति आया था, सबसे पहले पंजाब में आया था और गेहूं पर इसका प्रयोग किया गया था, गेहूं को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि एग मार्क का संबंध है, पूछा गया था एग मार्क का संबंध किससे है? तो इसकी मैंने आपको बताया था कि कृषि एग मार्क जो बनाता है वो गुणवत्ता पर, ठीक है, कौन सी फसल के जो दाने हैं कितना गुणवत्तापूर्ण है, एग मार्क उसी लिए लगता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रबी की फसलें कौन है? रबी मैंने आपको ट्रिक एक बताया था कैसे याद करेंगे रबी की फसल। तो रबी मतलब होता है सूर्य। तो ठंडी में सूर्य के प्रकाश के किरणों में कौन कौन सी फसल होती हैं? ठीक है, तो इसमें आपको बताना धान, ये तो आपका गर्मियों में बैठता है। ठीक है, मक्का धान ये होगा नहीं। ठीक है, मक्का आपका गर्मियों में होता है। तो कौन सा बच रहा है आपका? चना और गेहूं। ये कब होता है? ठंडियों में होता है। ठीक है, चना और गेहूं ठंडियों में होता है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई में काटते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रबी खरीफ जायद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यूटेट 2017 में पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के प्रकार, कि भारत में जो 5 या 6 प्रकार की मिट्टियां हैं और उसमें जल धारण क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा गया? तो किनको कहा गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हीं की बेटी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में अच्छे पद पर सम्मानित किया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आया था यूटेट 2017 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष कब होता है? ये कब होता है? जब हम नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रहे हों, वहाँ पर क्या होता है कि खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए संघर्ष होता है ज़्यादातर। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो तुरंत जाकर देख लें, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर एक मुर्गी मछली पालन होती है पीसी कल्चर, इसके तहत हम लोग मछलियों को पालते हैं। ठीक है, यही होता है आपका पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उद्यानों या कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, उद्यानों का अध्ययन या बागवानी, ठीक है, तो किसमें? हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। 8 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब लावा निकलता है, मैग्मा नीचे रह जाता है और उससे काली मिट्टी बन जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी भारत में पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है और काली मिट्टी, यहीं कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जल को ओढ़ लेना, यानी मैदानों में जो तराई क्षेत्र होते हैं वहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों के किनारे, और इसमें खेती अच्छी होती है, गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, ये सब की फसलें अच्छी होती हैं। और भारत में लगभग
43% मिट्टी अकेले जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये तराई क्षेत्रों में प्रायः पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। पंजाब में, एमपी में। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? आपको मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि उसकी क्या खासियत होती है। तो उसकी क्या खासियत होती है कि इनमें मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, इसलिए हम पहचान जाएंगे कि ये शुष्क मिट्टी के पौधे हैं। ठीक है, इसमें लवण सांद्रता अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने ढैंचा का नाम सुना होगा, ढैंचा, ठीक है, उड़द, इन सब फसलों को हमको क्या करते हैं, खेतों में सड़ा देते हैं, किसके लिए? कंपोस्ट के लिए। ठीक, तो ये जो हरी खाद है इसका तात्पर्य है कि लेगुमिनस पौधों को हरी फसल उगाना। ठीक है, हरी पौधों को हम लोग पेट जो क्या करते हैं कि खेतों में सड़ा देते हैं, इसके बाद हमारी खेतों की उर्वरक शक्ति जो है बढ़ जाती है, उसके बाद हम लोग कोई पौधे लगाते हैं। तो लेग्यूमिनस पौधों को की हरी फसल उगाना, यही जो है हरी खाद का तात्पर्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आप लोग सुनते होंगे वृष्टि, कहते होंगे वर्षा वृष्टि, ओलावृष्टि। ठीक है, कोई भी वृष्टि जब किसानों के ऊपर पड़ जाती है तो कहते हैं इनकी वृष्टि से किसानों को मार होती है, उनको बहुत हानि होता है, बहुत नुकसान होता है, उनकी कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो किसमें? वृष्टि में। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछ लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी टेट 2013 में भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बार बार देखिए क्वेश्चन मिल रहा है, इसके पहले वाले चैप्टर में मिला था, इसमें भी मिला है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता? अब ये जान लीजिए। क्योंकि केंचुआ क्या करते हैं कि जमीनों के अंदर, खेतों में होल बनाकर छेद बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा नीचे वाली मिट्टी को मिल जाती है। जब उनको चालती है मिट्टी को तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे नाइट्रोजन बढ़िया मिलता है और हवा भी अच्छा खासा पास हो जाता है, इससे उर्वरक शक्ति खेतों की बढ़ जाती है। इसीलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। वहीं अजगर को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, क्योंकि अजगर क्या करता है कि खेतों में जो चूहे होते हैं उनको खा जाता है, जो इसलिए कहीं ना कहीं अजगर को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, सिल्वी कल्चर मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए आपको वीडियो जाकर देखना चाहिए तुरंत। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन एवं वन उत्पादन को संवर्धन करना, बढ़ाना, यही होता है आपका सिल्वीकल्चर। लेकिन पिसीकल्चर की बात करेंगे तो वहाँ स्टडी ऑफ फिशेस यानी मछलियों का अध्ययन होगा, मत्स्य पालन का अध्ययन होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि, डांसिंग एग्रीकल्चर। झूम कृषि क्या होती है? यूपी टेट 2013 ने क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से, अगर जिसने वीडियो देखा होगा और वीडियो देखकर पिछला वाला दोनों मृदा और कृषि का ये सॉल्व कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा सर आप तो रामबाण है, मतलब जिस प्लेलिस्ट का जो नाम है रामबाण ना, इसका मतलब सही सही रामबाण यही है। तो झूम कृषि कहाँ होती है? केरल साउथ में होगा नहीं, बिहार नॉर्थ इंडिया में होगा नहीं, तमिलनाडु साउथ में होगा नहीं, मेघालय में होगा। किस लिए? क्योंकि मेघालय जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी राज्य है, और उत्तर पूर्व राज्य में मैंने बताया था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 राज्य 8 राज्य, वहाँ पर झूम कृषि होती है। क्या होता है झूम कृषि में कि ये वनों को जलाकर छोड़ देते हैं और फिर अपने आप वहाँ पे हल नहीं चलाना पड़ता है, अपने आप मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और वहाँ पर फसल उगाते हैं। इसमें आलू है, गन्ना है, ये जो भी इनको उगाना होता है ये फसल उगाते हैं, कपास है। ठीक, तो झूम कृषि कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत के राज्यों में होती है। अगला क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में आया था कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक, आपको बताना है इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन कौन है? गन्ना है, मक्का है, चावल है। तो इसलिए आपका गेहूं नहीं है। गेहूं किसकी फसल? गेहूं रबी की फसल है, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। जैसे अभी जो सीजन चल रहा है, ये महीना है फरवरी का, तो ये रबी की फसल की कटने वाला महीना आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मार्च से गेहूं आपका कटने लगेगा। ठीक है, तो ये गेहूं आपका क्या है? रबी की फसल है, ये खरीफ नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपी टेट 2013 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? आपको बताना है रबी की फसल कौन सी है। तो चना क्या है? चना जो है रबी की फसल है। इस टाइम चना और मटर बोया गया है, तो ये साथ में बोया जाता है, ये ठंडियों में, और उधर जाके मार्च अप्रैल में ये भी कटता है, और इसलिए ये रबी की फसल। बाकी चावल खरीफ है, ठीक है, मूंगफली खरीफ है, कपास भी आपकी खरीफ की फसलें हैं। कपास काली मिट्टी में पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। कौन सी रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया है रासायनिक, पोटास भी रासायनिक है, फास्फेट भी रासायनिक है। तो ये एनपीके जो आप पढ़े थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो आपके
रासायनिक उर्वरक, वहीं कंपोस्ट जो है ये आपका जैविक उर्वरक है। ठीक है, कंपोस्ट आपका हरी खादों से बनता है, जैसे भैंसों के मलमूत्र से बनता है, छिलके अंडों से बनता है। ठीक है, इस तरीके से सब्जियों के छिलकों से, तो कंपोस्ट यहाँ से तैयार होता है। ये क्वेश्चन यूटेट उत्तराखंड टेट में 2011 में पूछा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? तो वो है नील हरीश शैवाल। नील हरीश शैवाल। तो नील हरीश शैवाल क्या करता है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। ठीक है, मैंने प्रोटोजोआ, फंगस मतलब फंगस और वायरस, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पहले वाले लेक्चर में जाकर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से आप लोग उसको, जो लोग वीडियो को पढ़े हैं चैनल से अच्छे से, वो बता ले जाएंगे। कृषि क्या है? कृषि एक हमारी प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्राइमरी वर्क है। ठीक है, कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में आता है। और भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। उनका जो निर्वाह है वो कृषि से होता है, एग्रीकल्चर से होता है। मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को ऊपर लाने के लिए क्या किया जाता है? हम सभी को पता है, हम लोग क्या करते हैं? खेत की जुताई कर देते हैं, इसलिए जो खेत में हमारे नीचे वाले पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो जुताई की जाती है जिससे मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, नाइट्रोजन कण की मात्रा उसमें बढ़ जाती है ऊपर वाली मिट्टियों में। फिर खेतों में ज़्यादा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक डालने से किसको नुकसान होता है? तो मैंने कहा था कि ज़्यादा अगर आप कीटनाशक खेतों में रासायनिक उर्वरक को इस्तेमाल करेंगे तो किसको नुकसान पहुंचेगा? मिट्टी को पहुंचेगा, फसलों को भी पहुंचेगा और मनुष्य को भी पहुंचेगा। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी को खेतों में ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा केमिकल नहीं डालना चाहिए, सभी को नुकसान होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि भारत में किस भाग में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्यों में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे हो गया मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो झूम कृषि है, डांसिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वोत्तर में। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील में इसको रोका नाम से जानते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में किस और नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिए, संभावित प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम के कीड़ों को किस पेड़ पर पाला जाता है? तो ये इनको जो है सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा जो आपका प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, रेशे की प्राप्ति रेशम के कीड़े से हम करते हैं प्राकृतिक रूप से, अगर जीवों की बात करें तो। ठीक, पौधों में जूट और कपास से करते हैं, जानवरों में पश्मीना और इन बकरियों से करते हैं ऊन के लिए। निम्न में से अगर हम कृत्रिम रेशे की बात करेंगे तो वही आपके रेयान और नायलॉन हो गए जो मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। निम्न में से किस नकदी फसल से कौन सा? इसमें से आपको बताना नकदी फसल कौन कौन सा है। तो चाय भी आपको है नकदी, काजू भी है, रबड़, इनको आप बेच के तुरंत पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे सभी जो है नकदी फसल हैं। चाय, काजू, रबड़ ये आपके नकदी फसल है, कैश है, इसको आप तुरंत पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, इसको बेच के पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असत्य कथन कौन है? प्राकृतिक रेशे जानवर और पेड़ पौधे से मिलते हैं। प्राकृतिक, बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक रेशे हमें जानवरों से, ठीक है, जैसे पश्मीना से मिलते हैं, ऊन भेड़ से मिलते हैं, बकरियों से मिलते हैं, और पेड़ पौधों से मतलब जूट और कपास से मिलते हैं। बात तो सही हो गई। अगला है कि पश्मीना और अंगोरा ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है। नहीं, ये भेड़ नहीं होता है। पश्मीना और अंगोरा जो ऊन होता है वो बकरी से प्राप्त की जाती है। तो भेड़ और बकरियों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये बकरी से प्राप्त की जाती थी, कथन हमारा गलत हो जाएगा। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है, ये कथन सत्य है। एक्रेल को कृत्रिम ऊन कहते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पढ़ाया था तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके बताया था। चलिए, हाँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है कि किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं? भारत में जो मिट्टी है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, उनमें से आपको बताना है शुष्क मिट्टी कि कपासी मिट्टी, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट करना है कि किस मिट्टी को भारत में कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, लाल, काली, लेटेराइट या जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और जो लोग वीडियो को देखे हैं, ये वाला आज का सीरीज, आज हमारा 18वां लेक्चर था। इसके पहले 17 और लेक्चर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में सब अपडेट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारे चैप्टर हम लोग कर लिए हैं।
अब इसके बाद जो दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा होने वाला है वो वाला, क्योंकि वहां से आपके 8 से 10 प्रश्न अकेले ही बनते हैं। उस चैप्टर को हम लोग 5 दिनों में समाप्त करेंगे, क्योंकि 10 नंबर की बात है, तो इसलिए अच्छे समय में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है जल, वायु, उष्मा, ध्वनि, प्रकाश एवं सभी वस्तुओं का मापन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कब? कल से पढ़ेंगे, और लगातार पढ़ेंगे 5-6 दिनों में। उसके बाद टेस्ट करेंगे पूरा, लगातार 40-50 क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम में पूछे गए लगातार के वर्षों में। तो जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति, ये सारा चैप्टर हम लोग कल से शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले जो 18 लेक्चर हमारे आ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो 18 लेक्चर जाके कंप्लीट देख लीजिए। और मैथ की जो है सारी कक्षाएं आपकी स्टार्ट हैं, चल रही हैं, उसमें भी 10 लेक्चर हो गया, तो उसको भी जाके आप लोग देख लीजिए। तो मैथ का कल हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा सीरीज अच्छा लगता हो, यूपी टेट वाले विद्यार्थी अगर आप हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एडेड स्कूल में भर्ती आई है उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक, और जो लोग भर्ती में बैठने जा रहे हैं उन लोग को बताइए कि इन्वायरमेंट की बहुत अच्छी क्लासेज द फायर स्टडी द्वारा चलाई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करने से आपका मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं और अच्छे से आपको क्वेश्चन बता पाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल द फायर स्टडी को आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।